प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो मांग को पढ़ने के पहले मांग को क्या क्या चीज़ प्रभावित करते हैं इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग दो फलन देखेंगे, एक व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा हो जाएगा बाजार मांग फलन। ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन मतलब क्या क्या चीज़ व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करते हैं। डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई एंड टी। तो डी एक्स हो गया एक्स वस्तु की मांग, एफ जो सिंबॉलिक है इसको हम लोग बोलते हैं मांग फलन, पी एक्स हो गया एक्स वस्तु की कीमत, पी आर हो गया संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित मतलब एक से दूसरे वस्तु में क्या संबंध है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पी आर। इसको बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वाई, इकोनॉमिक्स में वाई का हम लोग आय से लेते हैं। यहाँ पे वाई जब भी लिखा जाएगा मतलब होगा कि आय। तो उपभोक्ता की आय किसी मांग को कैसे प्रभावित करती है। और टी हो गया तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकता, वो कैसे मांग को प्रभावित करती है। तो 1 2 3 4 ये चार हो गया तुम्हारा व्यक्तिगत मांग फलन को। बाजार मांग फलन को भी ये चारों इफेक्ट करेंगे, पर यहाँ पे चार चीज़ और ऐड हो जाएगा, ये ई, पी, वाई, डी और जी। तो ई का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड प्राइस, भविष्य में क्या मूल्य होगा। ठीक है, और पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन, कैसे कोई जनसंख्या कैसे बाजार मांग को प्रभावित करती है। और वाई डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ हम पहले बता चुके हैं, वाई का मतलब होता है क्या, इनकम, आय। तो जब आय का वितरण किस तरह का होगा उसके अनुसार तुम्हारा मांग, बाजार मांग कैसे प्रभावित होगा। और यहाँ पे एक और आता है जी। जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट टैक्स देती है, लगाती है, सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स और सब्सिडी के द्वारा कैसे बाजार मांग फलन को प्रभावित किया जाता है, इसे अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत ये बहुत आसान है, ये तुम लोग आसानी से समझ सकते हो कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग उसकी घट जाएगी, और मूल्य घटेगा तो मांग उसकी बढ़ जाएगी। और ये जो घटने बढ़ना होता है जिसके कारण मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे बाईं ओर ढलान होती है। अर्थात मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है तथा मूल्य के घटने से मांग बढ़ती है। मतलब मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं संबंधित वस्तु की कीमत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि दोनों वस्तु में संबंध किस प्रकार का है। जो संबंधित वस्तु दो प्रकार की, एक स्थानपन्न वस्तु होते हैं, एक पूरक वस्तु होते हैं। स्थानपन्न वस्तु उसको कहते हैं जहाँ पे एक के स्थान पे दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, उसको स्थानपन्न वस्तु कहते हैं। पहले हम लोग स्थानपन्न वस्तु को एक तालिका एवं रेखाचित्र से समझेंगे। अब इस रेखा चित्र में तुम लोग देखोगे, यहाँ समोसा का मूल्य दिया हुआ है और यहाँ इस तरफ समोसा का मांग दिया हुआ है। जब समोसा का मूल्य 3 रुपया है तो पहले कॉलम में देखोगे समोसा का मांग 100 समोसा का मांग हो रहा है। यदि आलू चप का मूल्य 5 रुपया है, तब जैसे आलू चप का मूल्य बढ़ जाता है तो जो लोग आलू चप खा रहे थे वो लोग भी समोसा खाने लगे, तो समोसा का मांग क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह देखोगे यहाँ पे समोसा का मूल्य जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे समोसा का मांग धीरे धीरे घट रहा है। पर जैसे ही आलू चप का मूल्य बढ़ करके 10 रुपया हो जाता है, वैसे ही यहाँ मांग जो 100 था ये बढ़ करके 120, और ये 80 से बढ़ करके 100, ये 60 से 80 और 40 से 60 हो जाता है। इसी को अब हम एक रेखा चित्र से देखेंगे। इस रेखा चित्र में देखेंगे कि इस तरफ वाई एक्सिस में दिया हुआ समोसा का मूल्य और एक्स एक्सिस में दिया हुआ समोसा की मांग। ये मेरी मांग की रेखा है। जब आलू चप का मूल्य कितना है, 5 रुपया है, जैसे ही आलू चप का मूल्य बढ़ करके 5 से 10 होता है
हमारा समोसा का मांग बढ़ जाता है और ये बढ़ करके डी से D2 रेखा पर आ जाता है। ठीक है, तो इस उपरोक्त रेखा चित्र तालिका से हम कह सकते हैं कि जब आलू चप का मूल्य बढ़ने से समोसा की मांग बढ़ती है और आलू चप का मूल्य घटने से समोसा की मांग घटती है, इस तरह का संबंध जब दो वस्तुओं में होगा तो उसे हम बोलेंगे स्थानापन्न वस्तु। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का प्रयोग भी आवश्यक रहता है तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। इस दोनों में एक और संबंध होता है इन दोनों वस्तुओं में कि एक का मूल्य घटता है तो दूसरी वस्तु का मांग बढ़ता है और पहले का मूल्य अगर बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु की मांग घटेगा। इसे हम एक तालिका एवं रेखा चित्र की मदद से समझ सकते हैं। सबसे पहले तालिका को देखेंगे। यहाँ पे एक तरफ हम चाय का मूल्य लिए हैं, मतलब यहाँ पे चाय पत्ती का मूल्य है और यहाँ पे है चाय पत्ती की मांग। जब 100 रुपये किलो चाय पत्ती है तो 100 kg का मांग हो रहा है। कब? जब चीनी की कीमत 40 रुपये किलो है। अगर इसी समय चीनी की कीमत 70 रुपये किलो हो जाए तो सब कुछ चाय पीना कम कर देगा, जिसके चलते चाय की मांग है जो घट जाएगी। यहाँ पे हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि मूल्य नहीं बदला है, मूल्य ज्यों का त्यों है। उसी मूल्य पे चीनी की कीमत बढ़ने के चलते चाय पत्ती की मांग है जो घट गई है। अर्थात यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ रही है तो चाय पत्ती की मांग घट रही है। और इसी को हम लोग देखेंगे, अगर चीनी की कीमत 70 रुपये से 40 रुपया हो जाए तो चाय पत्ती की मांग बढ़ जाएगी। अर्थात चीनी का मूल्य कम होने से चाय पत्ती की मांग बढ़ गई। अब इसे हम एक रेखा चित्र से देखेंगे। वाई एक्सिस पे चाय पत्ती का मूल्य दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे चाय पत्ती की मांग दी हुई है। यहाँ पे चीनी का मूल्य 40 रुपया दिया हुआ है। अगर चीनी का मूल्य बढ़ करके 40 से 60 रुपया हो जा रहा है तो चाय पत्ती की मांग क्या हो जा रही है? घट जा रही है। अगर चीनी का मूल्य 60 रुपया से 40 रुपया हो जाएगा तो चाय पत्ती की मांग बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को हम लोग मतलब इस रेखा चित्र और तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चीनी का मूल्य बढ़ता है, चाय पत्ती की मांग घटती है, और चीनी का मूल्य घटता है तो चाय पत्ती की मांग बढ़ती है। जब दो वस्तुओं में इस तरह का संबंध होगा, किसी के मूल्य बढ़ने से किसी का मांग घट जाए और किसी के मूल्य घटने से किसी का मांग बढ़ जाए, तो उस वस्तु को कहेंगे पूरक वस्तु। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, कैसे उपभोक्ता की आय है जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि आय के साथ धनात्मक संबंध होता है। मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी और आय घटेगी तो मांग घटेगी। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ पे दो प्रकार की वस्तु होती है, एक होती है सामान्य वस्तु और एक होती है घटिया किस्म की वस्तु। ठीक है, जब सामान्य वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के साथ धनात्मक संबंध होता है, जबकि घटिया वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। अब जैसे तुम लोग एक उदाहरण ले लो कि अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुम लोग सस्ता वाला मोबाइल खरीदोगे और ऐसा कंपनी का खरीदोगे जो तुम्हारा मार्केट में उतना प्रचलित नहीं है। पर अगर जैसे तुम्हारा आय बढ़ जाएगा तो तुम क्या करोगे? एक महंगा क्वालिटी का बढ़िया कंपनी का मोबाइल को खरीदोगे। इसे हम एक तालिका से समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक हम तालिका लिए हैं जो एक समान वस्तु की कीमत है, जैसे चावल। साधारणतः यहाँ पे हम चावल बहुत प्रकार के होते हैं, कम दाम के भी होते हैं, महंगा भी होता है। यहाँ पे हम चावल लिए हैं 40 रुपये किलो और उस चावल की मांग को ऊपर में दिखलाया है और यहाँ पे उपभोक्ता की आय को दिखाया है। ये 20,000 20,000 रुपया उपभोक्ता की आय है और दूसरे कॉलम में हम लोग दिखलाया है कि कैसे उपभोक्ता की आय है जो 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गई। जब 40 रुपये किलो में वो 10 किलो चावल खरीद रहा था, जब उसका तनख्वाह बढ़ करके 20,000 से 30,000 हुआ तो
इसके मात्रा को बढ़ा दिया, 10 किलो से 12 किलो पर आ गया। इसी तरह 50 रुपये किलो को 8 था तो वो 10 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। क्यों? जब उसका तनख्वाह बढ़ गया है तो साधारण सामान्य वस्तु को वो अधिक खरीदता है। इसी को अब हम एक रेखाचित्र से समझ। इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि सामान्य वस्तु की कीमत इधर दिखाया गया है और इस जगह पे दिखाया गया है सामान्य वस्तु की मांग। ये उपभोक्ता की आय जब 20,000 है तब ये हमारी मांग की रेखा है। जब उसकी आय बढ़ करके 20,000 से 30,000 हो जाती है तो ये है हमारी मांग की रेखा। अर्थात जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है। कब? जब सामान्य वस्तु की अवस्था में। ठीक है, इसे ये अर्थ निकलता है, हम ये संबंध बना सकते हैं कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो समान वस्तु की मांग बढ़ती है। उपभोक्ता की आय में कमी होने से समान वस्तु की मांग घटती है। क्या हुआ? घटिया वस्तु में हम लोग बाजरा मांगते हैं। जैसे गेहूं का आटा होता है वो थोड़ा महंगा होता है और बाजरा का जो आटा होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो यहाँ पे बाजरा की कीमत ये है और यहाँ उसकी मांग के लिए है। यहाँ पे जब बाजरा की कीमत 30 रुपया है, उपभोक्ता की आय 20,000 है, तब वो 12 केजी खरीद रहा है। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो बाजरा खरीदना कम कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उस पैसा से अच्छे वस्तु को, जैसे गेहूं के आटा को खरीद लेगा। उसी तरह यहाँ तालिका में देखो, जैसे जैसे इसकी कीमत कम होते जाती है, इसकी मांग है जो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है इसकी मांग कम होते जा रही है घटिया वस्तु की स्थिति में। और जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इसकी मांग और कम हो जाती है। इसे ही हम एक रेखाचित्र की मदद से देख सकते हैं। उपरोक्त तालिका रेखाचित्र पर स्पष्ट दिख रहा है तुमको कि जब उपभोक्ता की आय 20,000 है तो मांग की रेखा ऊपर है। जैसे ही उसकी आय घट जाती है, 30,000 हो जाती है, तो मांग की रेखा है जो घट करके यहाँ आ जाती है। अर्थात हम ये अर्थ बता सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है और उपभोक्ता की आय में कमी होने से घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब हम लोग अगले तत्व में आ जाएंगे, उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन। एक व्यक्ति की रुचि, प्राथमिकता तब प्रचलित फैशन में किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि अब किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, तो वो लोग अपने पसंद वाले चीज़ की मांग ज़्यादा करेगा। दूसरा चीज़ होता है कि उपभोक्ता को दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को प्राथमिकता देता है। अब समोसा भी है, गुलाब जामुन भी है। जिसको गुलाब जामुन अच्छा लगता है वो गुलाब जामुन को प्राथमिकता देगा, जिसको समोसा अच्छा लगता है वो समोसा को प्राथमिकता देगा। ठीक है, और कुछ फैशनेबल चीज़ भी होते हैं। आप कम दाम में भी एक फुल पैंट खरीद सकते हैं, पर चूंकि जीन्स का फैशन है इसलिए आप अधिक दाम दे करके जीन्स पैंट को खरीदेंगे। पांचवी जो है वह है भविष्य की संभावनाएं। भविष्य की संभावनाएं, अगर लग रहा है कि भविष्य में वस्तु की कीमत के साथ सीधा संबंध होता है। यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में मांग अधिक होगा, लगेगा कि बाद में दाम है जो बढ़ जाएगा तो हम लोग है जो अभी ज़्यादा खरीद लेंगे। और अगर लगेगा कि भविष्य में मूल्य कम होने की संभावना है तो हम लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि जब कम हो जाएगा तब हम लोग खरीदेंगे। तो ये 5 नंबर तक जो भी ये पॉइंट है ये है तुम्हारा व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व ये 5 है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि बाजार मांग कैसे प्रभावित होता है। तो ये 5 तो इसमें काम आएगा ही आएगा। आगे जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी तुम्हारा बाजार मांग में काम आएगा। अब जनसंख्या का आकार, अभी देखो कोरोना का काल में तुम लोग देख रहे होगे कि दूसरे राज्यों से मजदूर लोग हैं जो अपने अपने राज्य में आ जा रहे हैं।
खास करके हमारे झारखंड में कई लाख मजदूर है जो इधर आ गए। तो अब जो मजदूर लोग वहाँ रहते थे, जिस जगह पे रहते थे, वहाँ का जनसंख्या क्या हो गया, कम हो गया। तो अब वहाँ के जो दुकान में वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो जो पॉपुलेशन है वो हमारे गांव में आ गया है, तो हमारे गांव में उस अचानक से जनसंख्या बढ़ गया, तो हमारे गांव में वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या से भी मांग प्रभावित होता है। या एक और प्रकार से भी मांग को प्रभावित करती है, जैसे जनसंख्या के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे उपभोक्ता की उम्र, अब जिस गांव में बच्चों लोग की संख्या ज़्यादा है या 17-18 वर्ष के उम्र के बच्चों लोग की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे उससे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। कभी कभी होता है किसी गांव में महिलाओं की संख्या अधिक है या पुरुष की संख्या अधिक है, तो अगर महिलाओं की संख्या अधिक होगी तो महिलाओं से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और यदि पुरुष की संख्या अधिक हुई तो पुरुष से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यदि वहाँ पे किसान लोग ज़्यादा रहते हैं तो किसान से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यदि वहाँ पे ऑफिस में काम करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं तो ऑफिस से उन लोग से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। और अमीर और गरीब पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अमीर लोग रहेंगे तो उससे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और गरीब लोग रहेंगे तो गरीब की। सातवां है तुम्हारा आय का वितरण। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो वहाँ पे लगभग जितने भी लोग हैं सबके पास अधिक पैसा है, तो वहाँ पे वैसे वस्तुओं की मांग अधिक होगी जिस वस्तुओं को अधिक दाम कर दे करके खरीद सकते हैं। और गांव की तरफ आ जाओ या छोटे छोटे शहरों में आ जाओ तो वहाँ पे छोटी छोटी वस्तुओं की मांग अधिक होगी। एक और आती है तुम्हारी सरकारी नीति, कर एवं सब्सिडी। अगर किसी वस्तु में सरकार है जो कर बढ़ा देती है, तो कर बढ़ाने से क्या होगा, उस वस्तु की मूल्य बढ़ जाएगी, और मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग घट जाएगी। इसी के विपरीत अगर सरकार सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी का मतलब हो गया छूट, कि अगर कोई वस्तु, जैसे तुम लोग राशन दुकान में जाते हो तो 1 रुपये किलो चावल मिल जाता है, तो क्या उस चावल को 1 रुपये में खरीदा गया है? ऐसा तो नहीं है। चावल है जो 10 रुपये में खरीदा जाता है, 9 रुपये सरकार देती है। तो सरकार जो वस्तु में छूट देती है उसी को सब्सिडी बोलते हैं। और जब किसी वस्तु में सब्सिडी मिलेगी तो उस वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब दाम कम हो जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी। एक और जो है जो मांग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है वो है मौसम। जब मौसम बदलेगा तो मौसम से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और दूसरे मौसम से संबंधित वस्तुओं की मांग घट जाएगी। जैसे कि बरसात के मौसम में छाता एवं बरसाती की मांग बढ़ जाती है, ठंड के मौसम में गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरे में जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।